हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम सोना है और मैं इंदौर से हूँ। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ ये साल 2016 की है। आपको बता दूं कि मेरी दो बहनें हैं, सुनहरा और हीना। तो दरअसल बात यह है कि साल 2016 में मैं, मेरी दोनों बहनें और मेरी मम्मी, हम चारों लोग ही इंदौर से भोपाल अपनी नानी के घर पे गए हुए थे। भोपाल में इमामी गेट के पास मेरी नानी रहती थी, तो हम लोग वहां पर गए। नानी के घर पे गए हुए हमें कुछ टाइम हो चुका था, सब बिल्कुल नॉर्मल ही था। कुछ दिनों बाद नानी ने कहा कि आगे कॉलोनी में एक दूसरा फ्लैट है, हम लोग क्यों ना वो वाला फ्लैट खरीद लें। इस पर घर वालों ने थोड़ा डिस्कस किया और उसके बाद सभी लोगों ने अपनी सहमति दे दी और कुछ ही टाइम बाद हम लोग उस जगह पर शिफ्ट हो गए। नानी के घर में टोटल 4 लोग थे, मेरी मौसी, मामा जी का बेटा और नाना नानी। इंदौर से 4 लोग हम भी यहाँ पर आए थे, इसीलिए उस टाइम पर घर में कुल मिलाकर 8 लोग थे। जब हम उस घर को देखने के लिए गए थे तब तो हमें कुछ खास अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे ही हमने जिस दिन शिफ्ट किया उसी दिन से हमें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, मानो उस घर में हमारे आते के साथ ही अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई थी। जैसे कि किसी के ना होते हुए भी ऐसा लगना कि हमारे अलावा वहां पर कोई और भी था। और मैं आपको ये कह रही हूँ, वो फीलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती थी कि आप ये कह ही नहीं सकते कि ये आपका वहम है। मतलब हमें बिल्कुल साफ पता चलता था कि हमारे आसपास कोई तो था। इसके अलावा हमें डर तब लगने लगा जब एक डरावनी घटना घटी। हमें अपने घर में अक्सर ही काली बिल्ली घूमते हुए दिखाई दे जाती थी, लेकिन डरने की बात यह थी कि वो बिल्ली एक कमरे में जाते हुए तो दिखती, लेकिन कभी भी वो वहां से आते हुए नहीं दिखती थी। हमारे कमरे में 2 गेट थे, एक आगे की साइड और एक पीछे की साइड। तो वो बिल्ली मानो इधर पीछे वाले गेट से अंदर तो जाती थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर वाले गेट की तरफ जाती थी, वहां पे जाने के बाद अचानक से ही कहीं गायब हो जाती थी और उसके बाद किसी को भी नहीं दिखती थी। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ, और सिर्फ एक जने के साथ नहीं, परिवार के लगभग हर सदस्य के साथ हुआ। लेकिन एक दिन जो हुआ उसने सबको हैरानी में डाल दिया। नानी सुबह 4 बजे उठी थी क्योंकि उन्हें नमाज पढ़नी थी। उस समय हम सब लोग सो ही रहे थे। उन्होंने अचानक से देखा कि एक काली बिल्ली उनके पास आ रही है। उन्होंने नमाज पे ही ध्यान दिया और तिरछी नजरों से उस बिल्ली को भी देखा। उन्होंने देखा कि वो बिल्ली धीरे से उनके पास से निकल गई और उस रूम की तरफ बढ़ने लगी जहां पर हम सब लोग सो रहे थे। और जैसे ही वो बिल्ली उस रूम के सामने पहुंची, उसके बाद जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक था। गेट के पास आते के साथ ही उस बिल्ली ने अचानक से एक औरत का रूप ले लिया, जिसने की काली साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल काफी लंबे, कमर से भी नीचे तक आ रहे थे। जैसे ही मेरी नानी ने देखा, वो एक पल के लिए तुरंत ही शॉक हो गई और वो औरत फौरन ही उस रूम के अंदर चली गई। नानी तुरंत जैसे तैसे उठकर उस कमरे के अंदर आई। कमरे में अंधेरा था। जैसे ही नानी ने लाइट जलाई तो एक बार फिर से वहां का नजारा देखकर हैरान हो गई। उन्होंने देखा कि कमरे के दूसरे वाले गेट के पास वही काली बिल्ली बैठी हुई है और जैसे ही उस बिल्ली ने नानी को देखा, वो बाहर की ओर भाग गई। नानी समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है, वो तब भी उसके पीछे पीछे ही गई और इस बार जैसे ही वो उस गेट से बाहर को आई तो एक बार फिर से उन्हें वो बिल्ली उसी औरत के रूप में घर के मेन डोर के पास दिखी। इससे पहले
नानी कुछ कर पाती। वो औरत बंद दरवाजे में से ही दूसरी तरफ चली गई और ये नज़ारा मेरी नानी ने अपनी आंखों से देखा था। नानी तुरंत भाग के गई और एक बार गेट देखा तो दरवाजा बंद ही था। नानी को कुछ भी समझ नहीं आया और वो बहुत ज्यादा डर भी गई थी। जब हम सब लोग सुबह उठे तो देखा नानी एकदम चुपचाप बैठी हुई हैं और जब हमने उनसे काफी पूछा तब उन्होंने हमें रात वाली ये सारी घटनाएं बताई। ये सारी घटनाएं सुनकर एक तो मन में भयानक सा डर भी आ गया और एक मन में कहीं ना कहीं ये भी था कि शायद ये उनका वहम है। इस घटना के बीतने के तकरीबन 4-5 दिन बाद ही हम लोग वापस इंदौर आ गए। वहाँ पर बस अब नाना नानी, मौसी और मेरे मामा जी का बेटा ही थे। कुछ टाइम के बाद ही मौसी भी अपने घर चली गई। अब उस घर में बचे थे केवल 3 लोग। मेरे नाना की अक्सर तबीयत खराब ही रहती थी उस टाइम पर। एक दिन ऐसा हुआ कि नानी जी किसी काम से बाहर गई हुई थी और मेरे मामा का लड़का भी बाहर ही था, इसीलिए घर में नाना अकेले ही थे। दरअसल मेरे नाना जी 5 बार के नमाजी हैं, तो नाना जी नमाज ही पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने के बाद वो कुछ और भी पढ़ रहे थे और तभी उनकी नज़र गई अंदर वाले कमरे की ओर। उन्होंने देखा कि अंदर वाले कमरे में से कई सारे काले साए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। नाना जी को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो भी डर गए। लेकिन उन्होंने वो पढ़ना बंद नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि इसे पढ़ने से शायद वो उन पर पूरी तरीके से हावी नहीं हो पाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो सारे काले साए आकर नाना के ऊपर हावी होने की कोशिश करने लगे, लेकिन नाना की पढ़ाई के कारण वो सब उनके पास नहीं आ पा रहे थे। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा। नाना वहीं बैठे बैठे वो पढ़े जा रहे थे। वो सोच रहे थे कि अगर मैंने इसे पढ़ना बंद किया तो कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। कुछ टाइम बीतने के बाद नानी घर वापस आ गई और जैसे ही नानी घर में आई सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गया। वो सारे साए एकदम से गायब हो गए। हम जब ये सब घटनाएं हो रही थी उस टाइम पर हम सब लोग इंदौर में ही थे और उसके बाद वहाँ पर उनके साथ रहने के लिए मेरी बड़ी मौसी का बेटा भी नानी के घर चला गया। एक दिन बाहर से घूम कर आने के बाद वो अचानक से वॉशरूम में जाने के लिए गया। उसने देखा कि डोर खुला ही हुआ था, बस थोड़ा सा बंद था। जैसे उसने हल्का सा धक्का देकर दरवाजे को खोला वो एकदम हैरान हो गया। अंदर काली साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी थी। उसने फौरन शर्म के मारे वो दरवाज़ा बंद कर दिया और सोचा कि शायद कोई घर का ही होगा और इसीलिए वो बाहर को आया, लेकिन उसने देखा घर के सभी लोग वहीं पर मौजूद थे। उसने फिर पूछा, क्या हमारे घर में कोई बाहर से आया है? इस पर नानी ने कहा कि नहीं, घर में कोई भी नहीं आया है। ये सुनते ही वो फौरन भागकर वॉशरूम की तरफ गया और जैसे ही उसने एक बार फिर से दरवाज़ा खोल कर देखा तो इस बार अंदर कोई भी नहीं था। इस घटना के बाद से मेरे इमरान भाई बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। इस घटना के कुछ समय बाद ही मैं भी भोपाल चली गई थी। वहाँ रहते हुए मुझे कुछ हफ्ते हो गए थे। उसके बाद हमें एक बेहद ही डरावनी बात पता चली। हमें किसी से पता चला कि हमारे उस घर में एक डायन का बसेरा है और वो हमारे ही एक रूम के कोने में रहती है। लेकिन शुक्र की बात यह है कि उसी घर में एक दूसरे कमरे में एक पाक साया भी रहता था, क्योंकि हमेशा उस डायन को बंद करके रखता था। ये बात हर किसी को नहीं पता थी, लेकिन मेरी नानी हर रोज रात में सोते समय हिसार खींच देती थी, जिससे कि वो डायन कैद से आज़ाद हो जाती थी और वो जो पाक साया था वो नानी के हिसार से कैद हो जाता था। इस बात का पता हमें काफ़ी समय बाद लगा। इन्हीं वजहों से उस डायन का बहुत ही ज़्यादा असर घर में होने लगा। हम सभी लोग वापस से इंदौर आ गए।
हमने सोचा कि कुछ टाइम के लिए नाना नानी जी को भी अपने पास ही बुला लेना चाहिए और इसीलिए नाना, नानी और मेरे मामा का बेटा मनन, ये तीनों लोग इंदौर आ गए और हमारे घर में हमारे साथ रहने लगे। कुछ महीने वो लोग हमारे साथ ही रहे और जब तक वो हमारे घर में थे तब तक कुछ भी ऐसा अजीब नहीं हुआ। जब वो भोपाल जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ ही भोपाल चली गई और जब हम सब लोग घर पहुंचे और जैसे ही हमने रूम ओपन किया तो हम सब एकदम से हैरान हो गए। हमने देखा कि रूम की सारी लाइट्स ऑन थी और फैन भी ऑन था। पूरे रूम में इमरान भाई के कुछ मैले कपड़े पूरे घर में फैले हुए थे। ये सब देखकर सभी लोग एकदम से बहुत ज्यादा चौंक गए थे क्योंकि वो रूम लॉक्ड था और नाना नानी को अच्छे से याद था कि वो लोग लाइट्स पंखे ऑफ करके गए थे और जो इमरान भाई के कपड़े अंदर पड़े हुए थे वो एक्चुअली में अंदर थे ही नहीं, वो बाहर पड़े हुए थे। तो फिर वो घर के अंदर कैसे आए? उसके बाद मैंने और नानी ने मिलकर कमरे की सफाई करी। सफाई सब निपटाने के बाद हम लोग सो गए। आगे वाले रूम में इमरान भाई और नाना सो रहे थे। रात के 2 बजे के आसपास अचानक से ही मेरी नींद खुल गई और मुझे किसी चीज की आवाज आने लगी। ध्यान से सुनने पर मैंने पाया कि वो आवाज टीवी की थी। इसीलिए मैं उठकर बाहर देखने के लिए गई। रूम में देखा कि इमरान भाई और नाना दोनों ही सो रहे थे। मैंने सोचा कि शायद भूल गए होंगे। टीवी बंद करके मैं वापस से अपने कमरे में आकर सो गई। अभी मुझे कमरे में आए हुए मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे एक बार फिर से टीवी ऑन होने की आवाज़ आ गई। मैं एक बार फिर से देखने गई तो इस बार मैं सच में डर गई। मैंने देखा कि टीवी एक बार फिर से ऑन हो चुका था, जबकि घर के सभी लोग आराम से सोए हुए थे। मैं इस घटना से काफ़ी डर गई। मैंने फिर से टीवी बंद करा और वापस से रूम में आकर अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गई। मुझे पता था कि मुझे नींद नहीं आएगी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ाई ही कर लेती हूँ। कुछ देर पढ़ाई करने के बाद मैं वहीं पर बैठे बैठे ही सो गई। 2-3 दिन बाद मैं वापस से अपने घर इंदौर आ गई। नानी के घर में अब नाना नानी, इमरान और मनन, ये 4 लोग थे। एक दिन की बात है, मेरी नानी बैठकर दाल साफ कर रही थी कि तभी अचानक से उनके ऊपर आकर एक छिपकली बैठ गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो छिपकली देखने में बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे बिल्कुल सोने की हो। वो एकदम सुनहरी थी। नानी ने फौरन मनन को बुलाया और उसे ये दिखाया। उसने भी देखा कि वो बिल्कुल सोने की लग रही थी। ये घटना अजीब इसलिए है क्योंकि वो छिपकली अचानक से ही एकदम से मानो गायब सी हो गई और उसके बाद फिर से कभी नहीं दिखी। जिस दिन ये छिपकली वाली घटना हुई उसी दिन रात को मेरे नाना जी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी और वो डायन किसी न किसी तरीके से घर में सभी को डराती रहती। नानी ने सोचा कि सारी जड़ ये घर ही है तो क्यों ना दूसरी जगह पे ही शिफ्ट कर लिया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने दूसरी जगह घर भी देख लिया था। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही अजीब घटना हुई। यदि आप लोग इसे मानो भी, हम लोगों ने घर का लगभग आधा सामान शिफ्ट भी कर दिया था। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि सभी लोगों का मन एकदम से ही चेंज हो गया और किसी का भी मन उस घर को छोड़ के जाने का नहीं किया। जो आधा सामान वहां पर चला गया था उस आधे सामान को भी वापस लाया गया और हम लोग उसी घर में वापस से रह गए। ऐसा नहीं है कि हमने वहां से जाने की बस एक बार कोशिश करी। हमने कई बार सोचा कि हम उस घर को खाली कर देंगे, लेकिन पता नहीं एंड टाइम पर क्या हो जाता कि सभी का मूड बदल जाता और कोई भी उस घर को खाली नहीं कर पाता था। हम लोगों को तो यही लगता है कि वो शायद उस डायन की ही कोई शक्तियां होंगी
जिसके कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे। ये सब घटनाएं भी एक तरफ हो रही थी और दूसरी तरफ मेरे नाना की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। काफ़ी टाइम तक उनका इलाज भी चलता रहा, लेकिन आखिरकार उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद घर एकदम सुनसान टाइप सा हो गया था। नानी जी ने घर में एक पीर बाबा को बुलाया। उन पीर बाबा ने बताया कि आपके घर में वो जो डायन रहती है वो उन्हें अपने साथ लेकर के चली गई है, और अगर अब आपने भी इस घर को खाली नहीं किया तो आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। नाना की डेथ के बाद से हम लोग भोपाल में ही थे, लेकिन मेरी बड़ी दीदी इंदौर में ही थी, बाकी सब यहाँ पर। नाना जी की डेथ के कुछ दिनों बाद हम सभी लोग बैठे ही हुए थे कि किसी बात पर मेरी मम्मी और मनन की मम्मी की आपस में बहुत लड़ाई हो गई। देखते देखते बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लड़ाई में मनन की मम्मी ने मेरी मम्मी के ऊपर एक कांच की कटोरी फेंक दी, जो कि मेरी मम्मी को तो लगी ही, लेकिन नानी अचानक से वहीं पर आ गई और वो कांच उनके पैर में लग गया, जिसकी वजह से उनके पैर से काफ़ी सारा खून भी निकलने लगा। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो यही थी कि उनके पैर में से खून तो निकल रहा था, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पर जाता वो अचानक से थोड़ी ही देर में गायब हो जाता। ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। हम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक दिन रात के समय मेरे भाई सो रहे थे कि उन्हें सोते सोते ही ऐसा लगा कि कोई औरत उनके पास आई और उनके कान के पास आकर धीरे से बोलने लगी, अभी तो एक को लेकर गई हूँ, आगे आगे देखो कोई भी नहीं बचेगा, सबको अपने साथ ही ले जाऊंगी। ऐसा सुनते के साथ ही वो उठकर बैठ गए और बहुत ज़्यादा डरने लगे। उन्होंने ये बात सभी लोगों को बताई और इस बार सभी लोगों ने एकदम पक्का मन बना लिया कि अब तो ये घर खाली करके ही रहेंगे, और नानी ने एक दूसरा घर फिर से देख लिया और हम सब वो घर खाली करने लगे। जब हमारा सारा सामान लगभग चला ही गया था, उसके बाद मैं, मेरी मम्मी, मौसी और मनन, हम सब लोग रूम में थे। मैं कुर्सी पर चढ़कर ऊपर से कुछ उतार रही थी कि अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे लटका दिया हो। मुझे पता था कि मैं कुर्सी के ऊपर ही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसा मानो भ्रम सा हुआ कि मैं कहीं ऊंची सी जगह पर नीचे लटकी हुई हूँ, और मैं तुरंत ही कुर्सी पे से नीचे गिर गई। जब घर वालों को मैंने ये बात बताई तो सबको यही लग रहा था कि ये सब वो डायन ही कर रही है, हमें उस घर से जाने से रोकने के लिए। थोड़ी ही देर में जब मैं, मम्मी और मनन वहाँ दूसरे रूम में अंदर गए, थोड़ी देर में मैं उस कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन जैसे ही वो दोनों उस कमरे से बाहर निकल रहे थे, ऐसा लगा मानो किसी ने बहुत ही जोर से उन्हें बाहर की तरफ धक्का दे दिया हो। हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए और टाइम बर्बाद ना करते हुए हमने वो घर खाली कर दिया और हम लोग एक दूसरे घर में रहने के लिए चले गए। आज उस घर को बंद हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन वहाँ के लोग बताते हैं कि हमारे जाने के बाद भी 1-2 लोग वहाँ पर रहने के लिए आए, लेकिन ऐसी ही घटनाओं के कारण वो लोग उस घर में नहीं रह पाए। अब तो उस घर में किसी ने भी आना ही बंद कर दिया है, यहाँ तक कि मकान मालिक भी उस घर में आने से अब डरता है। आसपास के लोगों का भी यही कहना है कि सभी को एक काली साड़ी में औरत उस घर के आसपास अक्सर दिखाई देती रहती है। उस घर की एक और बड़ी अजीब सी बात थी, कभी कभी तो ऐसा रहता कि घर में अच्छी खासी रोशनी रहती, लेकिन कभी कभी एकदम से ही अंधेरा हो जाता था पूरे घर में। ये बात भी मुझे बहुत अजीब लगती थी, लेकिन कभी इसका कारण नहीं जान पाई मैं। यही थी वो घटना जो कि मेरी नानी के घर में घटी थी। वैसे तो हमारे घर में सभी लोग शुरू से ही
इन सब चीज़ों पर यकीन करते थे कि ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा किसी ने कहाँ सोचा था कि ऐसा हादसा हम लोगों के साथ ही हो जाएगा। आज भी जब हम उस घर के बारे में सोचते हैं तो सभी लोग बेहद डर जाते हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि भूत पिशाच वगैरह वगैरह ये सब कुछ नहीं होते, तो मेरा कहना है कि इन सब पर यकीन करिए। और अगर यकीन ना हो फिर भी कम से कम अगर आप किसी नए घर में जाएं तो जाने से पहले एक बार ये जरूर देख लें कि वो घर आप लोगों के लिए सेफ रहेगा या फिर नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारे नानू की जान चली गई वैसे आगे और किसी की भी ना जाए। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं हम आज की अपनी अगली कहानी की ओर, जो कि हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर अलीम ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम अलीम है और मैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर शहर का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 6 साल पहले साल 2014 में मेरे साथ उस समय घटी थी जब मैं 10th क्लास में था। मुझे आज भी अच्छे से याद है, उस समय हमारे बोर्ड एग्जाम्स होने वाले थे, इसीलिए हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट होती थी। हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस रात में 11 बजे तक भी होती थी। किसी को भी इनसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी क्योंकि हम सब फ्रेंड्स लोग एक साथ जाते थे और आते थे, तो कोई खास परेशानी नहीं थी। एक क्लास हम लोग अपने मैथ्स वाले सर के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे और टाइम कब बीतता गया हम लोगों को पता ही नहीं चला। बाद में जब काफ़ी देर बाद हमने समय देखा तो पता चला कि रात के 11:30 बज चुके हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसीलिए हम सब वापस घर आ गए। अपने दोस्तों को बाय करने के बाद मैं साइकिल को स्टैंड पर लगाने लगा। मेरा घर दरअसल 2nd फ्लोर पर था। मैंने अपनी साइकिल को स्टैंड में पार्क किया और जैसे ही मैं पीछे को मुड़ा मैं देखकर एकदम से कांप गया। मैंने देखा मेरे पीछे एकदम सफेद रंग का आदमी खड़ा हुआ था। पता नहीं आदमी था या फिर जिन्न, बिल्कुल एकदम सफेद। उसके चेहरे पर आंखें कान कुछ भी नहीं था, बस एकदम सपाट। सच में कुछ देर तक तो मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं जिंदा भी हूँ या फिर गुजर गया। शरीर ऐसे कांप रहा था कि पूछो ही मत। अचानक से बदन में फुर्ती आई तो सोचा कि जल्दी से यहाँ से बस भाग जाऊं। उल्टे पांव मैं जैसे तैसे वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैं वहां से फौरन भागा और सीधा गेट की तरफ गया, लेकिन जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा पता नहीं कैसे वो अचानक से मेरे सामने आ गया। जिस तरीके से वो मेरे सामने आया था, मैं सच कह रहा हूँ मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। वहां मतलब खड़े खड़े ही मेरे पाँव बहुत जोर से कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि शरीर का सारा खून मानो एकदम सूख गया हो। मन में मैं बस खुदा का नाम ले रहा था और यही सोच रहा था कि कैसे भागूं। वो एकदम सामने ही खड़ा मानो मुझे ही घूर रहा था। और ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि वो एकदम भी हिल भी नहीं रहा था, बस खड़ा था। पता नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई और मैं फौरन एकदम उसके सामने को भागा। हैरान और परेशान तो मैं तब हो गया जब मैं उसके एकदम आर पार निकल गया, पर मेरी खुशी का भी अंदाजा नहीं रहा। मैं सोचा अब तो मैं भाग जाऊंगा। तुरंत मैंने गेट खोला और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। जैसे ही मैं 1st फ्लोर पर आया और 2nd फ्लोर की सीढ़ियों की तरफ जाने लगा, एकदम फिर से वही जिन्न मेरी आंखों के सामने आ गया। इस बार डरावनी बात, इस बार मैं और ज्यादा डर गया क्योंकि इस बार उसके चेहरे पर आंखें तो नहीं लेकिन होठ आ गए थे। और मानो जैसे ही उसने देखा कि मैं आ गया हूँ, उसने अपने होठ से कुछ तो बड़बड़ाया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया।
कुछ टाइम तक मैं वहां पर बेहोशी लेटा रहा और जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने पाया कि मैं उसी जगह पर अभी लेटा हुआ था। मेरे सर में दर्द हो रहा था। मैंने अपनी घड़ी निकाली तो देखा कि मैं पिछले तकरीबन 40 मिनट से उसी जगह पर बेहोश पड़ा हुआ था। फौरन मैं सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गया और अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। पापा ने गेट खोला और मैं फौरन उनसे बिना कुछ बोले ही सीधा जाकर अपने बेड पर लेट गया। लेटने के बाद कब सोया ये तो मुझे पता ही नहीं चला। सुबह सुबह तक घटना याद भी नहीं थी, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया था। मुझे काफी ज्यादा बुखार हो गया था और मुझे एकदम से ही रात वाली घटना याद भी आ गई। कुछ दिनों तक मैं ऐसे ही डरता रहा और मेरी तबीयत भी खराब ही रही, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन सच में उस रात जो घटनाएं मेरे साथ घटी थी वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डरावनी थी और शायद ही मैं उस घटना को भूल पाऊंगा। यहाँ तक कि उसके बारे में बताते हुए एकदम मेरे अंदर एक डर की लहर आ चुकी है। बस यही थी मेरे साथ घटी घटना।